तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसी एंड इट्स टाइप। हमारे जो टॉपिक है उसमें एक है सब टॉपिक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का एक पार्ट होता है एलसी, यानी इसमें भी क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके बेस पे क्रेडिट मिलता है, तो इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहा है। तो एलसी क्या होता है वैसे आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, और इसके अलावा भी आप कोई एक वीडियो अच्छी देख के वहाँ से एक बार एलसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो एलसी क्यों ली जाती है? मानो कोई बायर है, वो इंडिया में है, उसको कोई सामान खरीदना है बाहर के एक्सपोर्टर से, वो फॉरेन कंट्री में है। अब अगर ये बायर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उस सेलर को कुछ गारंटी चाहिए होगी, ताकि वो सामान उस गारंटी के बेसिस पे भेज सके, और फिर ये अपना प्रोडक्ट चेक करके फिर उसे पेमेंट कर सके। तो इसी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलसी बनी है। तो एलसी में होता क्या है कि बायर है, अपने बैंक को जाके कहेगा कि मुझे उससे सामान लेना है और आप मुझे एलसी बना के दो। तो ये बैंक इसको एलसी बना के देगा। तो जो एलसी बनाता है बैंक बायर के बिहाफ पे, वो होता है ओपनिंग बैंक। उसने एलसी ओपन कर दिया, फिर एलसी जो है एक एडवाइसिंग बैंक के पास जाएगी, जो सेलर का बैंक होता है, और वो उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा एलसी के कि हाँ ये सब सही डॉक्यूमेंट हो, सेलर को दे देगा। जब सेलर के हाथ में पैसा तो नहीं आया, पर अगर एलसी पहुंच गई तो उसे पता है कि एलसी जो है वो सेफ इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके बेसिस पे फिर वो अपना सामान यहाँ से एक्सपोर्ट कर देगा, और हमारा जो कंट्री में बायर था या जो इम्पोर्टर है उसको उसका सामान मिल जाएगा। अब सामान मिल जाएगा, फिर कुछ और प्रोसेस होते हैं उसके बाद जो है पेमेंट जो सेलर को हो जाता है। सेलर को जैसे डॉक्यूमेंट मिला, उसने गुड्स शिप शिप किए, वो अपना जो डॉक्यूमेंट है वो एक नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक को देगा। और ये एडवाइसिंग बैंक ही ये काम कर सकता है, या फिर अलग बैंक है वो भी नॉमिनेटेड या नेगोशिएटिंग बैंक का काम कर सकता है। फिर ये जो बैंक है अपने जो सेलर के डॉक्यूमेंट है वो वापस ओपनिंग बैंक को देगा। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो कौन से भेजेगा? जो शिपिंग डॉक्यूमेंट है, जो उसने शिप गुड्स शिप किया है, उसके कोई डॉक्यूमेंट होंगे जो इसको बायर को चाहिए रहेंगे। अगर बायर के पास वो डॉक्यूमेंट होंगे तभी बायर वो कर पाएगा। तो जैसे ही इसने इसको डॉक्यूमेंट दिए कि हाँ मैंने शिप कर दिया है, कंफर्म कर दिया, तो नॉमिनेटेड या फिर नेगोशिएटिंग बैंक जो होगा वो इसको हाथों हाथ पेमेंट कर देगा कि हाँ डॉक्यूमेंट तो सही है, मतलब अब बायर अपना शिपिंग जो है गुड या सामान ले पाएगा। तो इसने यहाँ पेमेंट कर दिया इसको, सेलर को, और डॉक्यूमेंट ले लिया। अब नेगोशिएटिंग बैंक ने क्योंकि पेमेंट कर दिया तो उसको वापस पेमेंट चाहिए रहेगा। तो वो कैसे लेगा? वो डॉक्यूमेंट जो है अपने ओपनिंग बैंक को वापस भेज देगा। ओपनिंग बैंक की डॉक्यूमेंट अपने बायर को दे देगा, और बायर को जब कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा सामान आ जाएगा, या सामान आ गया, उसका उसने चेक कर लिया, तो उसके बाद ये बायर जो है ओपनिंग बैंक को पेमेंट कर देगा। और ओपनिंग बैंक को जैसे ही पेमेंट हो गया, वो ओपनिंग बैंक वापस पेमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक ने पेमेंट किया था, उसको हो जाएगा, और ये साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से एलसी काम करता है। फिर एक और बैंक होता है, इसमें एग्जाम में पूछा गया था इस बार कि कन्फर्मिंग बैंक क्या होता है। कन्फर्मिंग बैंक जैसे कि बायर है, इसने जो सेलर है वो चाहता है कि जो एलसी है उसकी गारंटी सिर्फ ओपनिंग बैंक के अलावा कोई और बैंक भी गारंटी ले। तो वो एक और बैंक को नॉमिनेट कर सकता है कन्फर्मिंग बैंक के रूप में। तो कन्फर्मिंग बैंक एक एडिशनल गारंटी प्रोवाइड करवाता है एलसी को। तो एग्जाम में आया था कि अगर एलसी के लिए एडिशनल गारंटी चाहिए तो कौन सा बैंक करवाता है? तो कन्फर्मिंग बैंक, नॉमिनेटिंग या एडवाइसिंग बैंक या ओपनिंग बैंक। तो ये कन्फर्मिंग बैंक की गारंटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाता है। तो ये एलसी का कॉन्सेप्ट है, या तो समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो कोई और यूट्यूब में अच्छे वीडियो है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो मेरा तो मेन पर्पज़ था कि आपको टाइप ऑफ एलसी बताऊँ कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछते हैं। तो फर्स्ट अपना है कमर्शियल एलसी। जो ये कॉमन एलसी होता है, जो नॉर्मल एलसी जिसको हम बोलते हैं, ये कमर्शियल एलसी ही होता है एक तरह के। तो मोस्ट कॉमन एलसी इन इंटरनेशनल ट्रेड। और जो करंट एलसीज है, जो अंडर यू सी पी डी सी 600 रूल्स के अंडर ये काम करते हैं, मतलब इसके अनुसार होने चाहिए। तो ये इसके रेगुलेशन है यू सी पी डी सी 600। ये 2007 से लागू है, पहले दूसरे थे, अब ये 600 वाले लागू है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं मुझे, और इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है नीचे।
यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए यूसीपीडीसी है, ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स का एक यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस को मेंटेन करवाता है। तो और ये कौन करवाता है? आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और जो कमर्शियल एलसी, इसको अपन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एलसी बोलते हैं। जो हमने पीछे डिस्कस किया था, नॉर्मल एलसी जो था वो एक तरह का कमर्शियल एलसी ही हो गया। तो ये बेसिक एलसी है। इसके बाद एलसी में भी कुछ वेराइटीज़ होती है, जैसे कि स्टैंड बाई एलसी। स्टैंड बाई एलसी क्या होता है? एक तरह की गारंटी होती है जैसे। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्टैंड बाई एलसी इज पेड ओनली व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन और फेल टू डिलीवर। यानी जो उसने कहा था और वैसा नहीं किया है तो उसको पे करना पड़ता है। यानी इट एक्ट एज ए बैंक गारंटी, एक बैंक गारंटी के रूप में काम करता है। यूजुअली एप्लीकेंट विल पे आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड एंड बैंक नीड नॉट पे। तो मतलब जो एप्लीकेंट है वो खुद ही डॉक्यूमेंट मिलते ही पे कर देता है सेलर को। तो बैंक पे नहीं करता है इसमें। और ये स्टैंड बाई के रूप में रहती है। अगर उसने पे कर दिया तो बैंक को पे नहीं करना पड़ेगा, पर अगर जो एप्लीकेंट है वो फेल हो जाता है पेमेंट करने में, तो बैंक गारंटी लेके उसकी पे करता है सेलर को। एंड स्टैंड बाई एलसी इज गवर्न बाई इंटरनेशनल स्टैंड बाई एलसी प्रैक्टिसेस, और वो भी आईसीसी के ही अंडर आती है। देन थर्ड एलसी है रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी कौन कौन से होते हैं? इशूइंग बैंक कैन चेंज मॉडिफाई द एलसी कंडीशंस एनी टाइम विदाउट इन्फॉर्मिंग द बेनिफिशियरी। मतलब इशूइंग बैंक को पावर रहता है कि वो उसकी कंडीशन चेंज कर सकता है। अब क्योंकि ऐसा अगर होगा तो ट्रेड फेवरेबल नहीं होगा जो सेलर है उसके लिए, तो ऐसे एलसी क्या है, यूजुअली यूसीपी के अंडर इंडोर्स नहीं है। फिर इसकी एलसी तो इंडिविजुअल करना चाहे तो करे, बाकी ये स्टैंडर्ड एलसी नहीं है तो इसका यूज़ भी नहीं होता इतना। पर क्योंकि मार्केट है तो जहाँ सब कुछ होना चाहिए, इसलिए है ये। फिर इरिवोकेबल एलसी, इरिवोकेबल एलसी, दिस एलसी कैन नॉट बी मॉडिफाइड विदाउट एग्रीमेंट ऑफ क्रेडिट पार्टीज। जैसे रिवोकेबल एलसी था, इसका अपोजिट है। इसमें सभी पार्टी का एग्रीमेंट होगा तभी एलसी चेंज हो पाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो सभी एलसी या बैंक जो इशू करती है वो, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एलसी इशू करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इरिवोकेबल ही होते हैं, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए ताकि कोई चेंज ना कर सके कंडीशंस। तो ये भी एग्जाम में आता है कि कौन सी एलसी में ये चेंज नहीं कर सकते, तो इरिवोकेबल एलसी होती है। नेक्स्ट है अपना अनकन्फर्म्ड एलसी। अनकन्फर्म्ड एलसी क्या होता है? एलसी दैट इज नॉट गारंटीड बाय एनी अदर बैंक अदर देन द इशूइंग बैंक। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कन्फर्मिंग बैंक होता है एक, जो एडिशनल गारंटी देता है। तो अगर वो गारंटी नहीं दी किसी बैंक ने, तो ये एलसी अपनी अनकन्फर्म्ड मानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ इशूइंग बैंक की गारंटी दे रहा है इसका। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। एक कन्फर्म्ड एलसी क्या होता है? कन्फर्म्ड एलसी, एलसी दैट इज गारंटीड बाय सेकंड बैंक इन एडिशन टू द इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक। सो एलसी जो कि गारंटी, सेकंड बैंक भी गारंटी दे रहा है, एडिशनल गारंटी प्रोवाइड करवा रहा है, जो हमने पढ़ा था डायग्राम में। तो कन्फर्मिंग बैंक एक एक्स्ट्रा गारंटी देता है, तो उस एलसी बोलते हैं कन्फर्म्ड बैंक। तो अगर पूछे कि कन्फर्म्ड एलसी क्या होता है, तो उसमें कन्फर्मिंग बैंक भी एडिशनल गारंटी देता है। और एलसी के ऊपर काफ़ी सिंपल और तीन चार क्वेश्चन आते हैं, मेंस और प्री को अगर मिलाओगे तो तीन चार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओनली इरिवोकेबल एलसी कैन बी कन्फर्म। तो कन्फर्म एलसी होने के लिए वो इरिवोकेबल ही होना चाहिए। ये नॉर्मल ये तो होना ही चाहिए ऐसा। फिर सिक्स है अपना ट्रांसफरेबल एलसी। तो इनेबल सेलर टू असाइन पार्ट और होल ऑफ द एलसी टू अदर पार्टीज। ट्रांसफरेबल एलसी क्या होता है कि वो एलसी का कुछ पार्ट किसी और को असाइन कर सकता है, ताकि वहाँ से वो आगे जो गारंटी के रूप में यूज़ कर सके। तो एक यूज़ कहाँ होती है? इट इज़ यूज्ड व्हेन सेलर इज नॉट द सोल मैन्युफैक्चरर। यानी सोलर जो है वो सोल मैन्युफैक्चरर नहीं। जैसे कार बनती है तो कार के वो अकेला ही सब कुछ नहीं बनाता है, कहीं से पार्ट लाता है, कहीं से पार्ट लाता है, कहीं से पार्ट लाता है, तो उस सप्लाई चेन का एक हिस्सा है। तो इस केस में जो है ट्रांसफरेबल एलसी यूज़ करके फिर वो उस एलसी के कई पार्ट्स करके जो जो मैन्युफैक्चरर्स है सबको प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो वो गारंटी के रूप में कुछ देना पड़ेगा। या फिर सब्सिडरी ऑफ अदर कंपनी, कोई सब्सिडरी अगर किसी कंपनी की है तो अपनी सब्सिडरी को ये एलसी प्रोवाइड करवा सकता है। तो इस तरह से ट्रांसफरेबल एलसी होती है, मतलब एलसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सिमिलर लगेगा बैक टू बैक एलसी और ट्रांसफरेबल एलसी का, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। बैक टू बैक एलसी क्या होता है? सेलर टेक न्यू एलसी विद प्रीवियस एलसी। वहाँ तो एलसी ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। बैक टू बैक एलसी में सेलर जो है उस एलसी के बदले एक और एलसी ले लेता है, मतलब वो कोलेक्टर पर रख के उसको, और उसके बदले एक और एलसी ले लिया। और फिर इसका यूज़ कहाँ होता है? इट इज यूज एज कोलेट्रल टू बाय फ्रॉम मेन मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर। कुछ सप्लायर जो मेन मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर है, जहाँ से वो भी गुड्स रॉ मटेरियल लेगा, फिर कुछ बनाएगा, फिर आगे भेजना है उसको,
तो वहाँ वो यूज़ करेगा एलसी जो उसको मिली है बायर की तरफ से। तो सेलर वो एलसी यूज़ करेगा मैन्युफैक्चर से सामान लेने के लिए। तो यहाँ वो एलसी को गारंटी रख के नई एलसी लेता है, वहाँ एलसी नई नहीं ले रहा था, उसी के कुछ पार्ट्स करके ट्रांसफ़र किया था। जैसे यूज्ड व्हेन सेलर इज इन ट्रेड या एक्सपोर्ट हाउस, जो एक्सपोर्ट हाउस या जो ट्रेडर होते हैं जो आगे सामान खरीद के दूसरी जगह बेचते हैं, वो ये यूज़ करते हैं। अब जो है इस ये बैक टू बैक एलसी एक सिंपल डायग्राम भी है। जैसे इंपोर्टर है तो उसको बायर ने इंपोर्टर है जो बायर हो गया, फिर उसने एलसी ओपन की और सेलर को दे दिया, सेलर जो एक्सपोर्ट करेगा इसको सामान बना के देगा। ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट की। जो बायर होता है या इंपोर्टर वो एलसी ओपन करता है फिर इसको देता है। फिर ये एलसी जो है ये मेन सप्लायर को देगा। इस एलसी पे ये एक इस एलसी को कोलेटरल पे रख के एक एलसी लेगा, फिर वो मेन सप्लायर को देगा, क्योंकि मेन सप्लायर को एलसी मिल गई, हो सकता है ये भी सप्लायर दूसरे कंट्री में हो, इसको भी एलसी चाहिए होगा सामान एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसको एलसी मिल गई, फिर ये सामान इस पे इसको प्रोवाइड करवा सकता है। तो इस टाइप की एलसी को बोलते हैं बैक टू बैक एलसी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एलसी एग्जाम में बार बार हर बार ही पूछता है, ये दो एलसी होगी, एक तो रेड क्लॉज एलसी, एक है ग्रीन क्लॉज एलसी। तो यही आपको मेन पढ़ना था और मुझे बताना था आपको। तो ये देख लेते हैं रेड क्लॉज एलसी क्या होती है। रेड क्लॉज एलसी प्रोवाइड फॉर एडवांस पेमेंट टू सेलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, डिस्पैच एंड शिपमेंट। Advance is allowed by nominated bank of issuing bank to allow advance in red ink। इसमें क्या रेड इंक में लिखा रहता है कि ये आप इतना एडवांस दे सकते हो आप, क्योंकि जो सेलर है उसको पहले गुड्स बनाना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा, उसको भेजना पड़ेगा। तो इतना सब करने के लिए जो कॉस्ट है उसको चाहिए रहेगा। तो इसी के लिए एक रेड क्रॉस एलसी होता है, उसमें कुछ अमाउंट मान लो एलसी है उसका आधा अमाउंट 25% आप एडवांस दे सकते हो। अब एडवांस is paid against receipt and a written understanding from a seller that he will deliver the document before credit expires। तो एडवांस कैसे मिलता है, एक सेलर से अंडर राइटिंग लेते हैं कि जो एक्सपायर होने से पहले पहले हम आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिट होता है ये, तो रिस्क इज ऑफ इशूइंग बैंक ओनली, तो इशूइंग बैंक ही ये रिस्क लेता है, और क्योंकि रिस्क लेता है तो ज़्यादा प्रीमियम लेता होगा। और एडवांस इज एडजस्टेड आउट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल एलसी, फिर जो फाइनल एलसी का पेमेंट होगा उससे उसका एडवांस एडजस्ट कर लेगा। जो बायर है वो पे करेगा बैंक को, तब बैंक उसमें से एडजस्ट कर लेगा, तो सेलर से वापिस नहीं लेगा वो लोन। तो इसमें अगर आए कि एडवांस जो लेते हैं एलसी के अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो कौन सी एलसी होती है, रेड क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिस्पैच शिपमेंट के लिए, तो वो होती है रेड क्रॉस एलसी। अब ग्रीन क्लोज एलसी क्या होती है, उसमें बारीक डिफरेंस है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं हम। ग्रीन क्लोज एलसी, इट प्रोवाइड फॉर एडवांस पेमेंट टू सेलर फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड स्टोरेज एट एक्सपोर्ट टर्मिनल। और ये इन ग्रीन इंक यूजुअली यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट इन कमोडिटीज। इट इज अ सिक्योर्ड क्रेडिट एंड रिसिप्ट ऑफ वेयर हाउस इज हेल्ड बाय नॉमिनेटेड बैंक। ये एलसी ग्रीन क्लॉज एलसी कब दी जाती है, जब एडवांस पेमेंट किया जाता है सेलर को फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड स्टोरेज एट एक्सपोर्ट टर्मिनल। तो जब माल उसको स्टोर करना रहता है स्टोरेज एक्सपोर्ट टर्मिनल पे जाके, क्योंकि कुछ टाइम लगता है शिपिंग में, तो वहाँ वो स्टोर रखता है अपना माल, और उसी के जो रिसिप्ट के अगेंस्ट उसको एडवांस मिलता है। तो ये हो गया ग्रीन क्लॉज एलसी। तो क्वेश्चन में आ जाएगा सीधा लिखा हुआ कि एडवांस अगेंस्ट एडवांस पेमेंट टू सेलर फॉर गुड्स स्टोर्ड एट एक्सपोर्ट टर्मिनल और वेयर हाउस, तो ये कौन सा, ग्रीन क्लॉज एलसी। तो जो वेयर हाउस में गुड्स पड़ा है उसके लिए अगर एडवांस चाहिए तो ग्रीन क्लॉज एलसी, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए अगर कोई एडवांस चाहिए तो वो रेड क्लॉज एलसी है। ये एग्जाम में बार बार पूछता है और ऐसा ही कुछ देता है। फिर कुछ और टाइप के एलसी होते हैं, जैसे पढ़ लेते हैं हम। रिवॉल्विंग एलसी, इट इज यूज्ड व्हेन सिमिलर ट्रांजैक्शन विल हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सेम एलसी यूज अगेन विद टाइम लिमिट। तो एलसी अब बायर सेलर से जो है खरीदता रहता है बार बार, तो हर बार तो नई एलसी बनाएगा तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो वो क्या है, एक एलसी लेता है 1 साल की, अब साल में उसको 4 बार खरीदना है, तो उसी एलसी को वो यूज़ करता रहेगा, उसमें लिमिट होती है कि इतना यूज़ कर सकते हैं, तो वो उसको उसी एलसी को 4 बार यूज़ कर लेगा। जैसे सीसी होता है वैसे रिवॉल्विंग एलसी हो गया। एक है साइट एलसी। साइट एलसी क्या होता है, एलसी दैट डिमांड पेमेंट ऑन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पेड इफ डॉक्यूमेंट मीट कंडीशन। साइट एलसी में जो है, जैसे डॉक्यूमेंट मिला आपको, आपने डॉक्यूमेंट देखे, आपको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे डॉक्यूमेंट मिले, आपने चेक किया सही है ओके, तो आपको पेमेंट करना ही पड़ता है अगर डॉक्यूमेंट कंडीशन मेट करते हैं। और एक होता है डिफर्ड पेमेंट एलसी। डिफर्ड पेमेंट एलसी,
इन दिस पेमेंट हैपन आफ्टर सर्टेन पीरियड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे कि अपना बायर है, उसको सामान भी मिल गया, अब डॉक्यूमेंट भी मिल गए हैं। अब डॉक्यूमेंट उसने देख लिए कि हाँ ओके है। अब वो कुछ टाइम मांगता है कि 30 दिन बाद पेमेंट करूँगा, तो उसमें लिखा रहता है कि 30 दिन बाद पेमेंट होगा डॉक्यूमेंट लेने के। तो जिस जैसे कि इसमें लिखा होगा कि आफ्टर 30 डेज ऑफ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड, तो उसको डॉक्यूमेंट तो मिल जाते हैं पर पेमेंट जो है 30 डेज बाद में होगा रिसीव होने की डेट के। तो इस तरह की एलसी को डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं, क्योंकि पेमेंट तो डिफर्ड हो गई है, लेट हुई है। तो ये एलसी के कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं में से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और आपको कुछ डाउट हो तो मैं वापस से एक वीडियो बना दूंगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर एलसी पे कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसका पीडीएफ का लिंक मैंने शेयर कर दिया नीचे। तो मैं नोट्स मैंने टाइप नहीं किए, जो मैंने लिखे थे वही मैं दे देता हूँ आपको। थोड़ा अंडरस्टैंड और आप एडजस्ट कीजिए थोड़ा इसको। थैंक यू।